उसकी शक्ल देखकर जाने क्यों मुझे तैश आ जाता। मैंने भिन्ना कर कहा, अंदर आकर खुद चेक कर ले, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं लगा। मेरी बात सुनकर वो इश्तियाल में आ गया और मुगल्लज़ात से मेरी खातिर तवाज़ो करने लगा। उसका बस चलता तो वो कोठरी में घुसकर मेरा तिया पांचा कर देता, लेकिन उसके दोनों साथी संतरियों ने बमुश्किल उसे ठंडा किया। मुझे उसका गैज़ गज़ब और फिर कुछ न कर पाने की बेबसी देखकर दिली मुसरत हुई। वो हमारी हालत का मजाक उड़ाकर लुत्फानंदोज़ होना चाहता था, लेकिन मैंने उल्टा उसे तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया। सूरज अच्छा खासा बुलंद हो गया था, लेकिन शुक्ला की आमद के कोई आसार दिखाई नहीं दिए। खुदा जाने उन संतरियों को हमें नाश्ता देने का हुक्म ही नहीं मिला था, या मेरी जबान दराजी की सजा देने का इरादा था। बहरहाल हमें भूखा रखा गया। रात की बची कुची दाल में बनने वाले ज़र्रात उसके ख़राब होने की निशानदही कर रहे थे, लिहाजा जमील शेख ने रात की बची हुई रोटी पानी में भिगोकर किसी न किसी तरह ज़हीर के हलक से उतार दी, ताकि तवानाई की कमी से उसकी हालत मज़ीद ख़राब ना हो जाए। जबकि हम दोनों ने पानी पीने पर इत्तेफाक किया। लगभग 1:30 बजे सुपहर हमारे पहरे पर मामूर संतरी यकयक चौकस हो गए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ये शुक्ला की आमद के आसार थे। वो सीधा हमारी कोठरी के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्यों भाई, वो सूरमा जहीर शेख जिंदा है या राम नाम सत्य हो गया है साले का? दिलजीत ने चहकते हुए कहा, यो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है शुक्ला जी। मेरी मानो तो एक बार इसकी खिदमत का मौका हमने दे दो। उसकी बात सुनकर उसके साथी संतरियों ने तहका लगाया, लेकिन शायद शुक्ला को उसकी मुदाखलत खिलाफ अदब लगी। उसने उसे झिड़क कर चुप रहने को कहा। इस असना में ज़हीर हिम्मत करके बैठ गया। शुक्ला ने उसे घूर के देखा। बोला, इसका मतलब है तेरी अकड़ इतनी आसानी से खत्म ना होवेगी। तैयार हो जा, थोड़ी देर में तेरे से दोबारा मीटिंग करूंगा। देखूं तो सही कब तक जबान बंद रखे है। फिर वो मेरे से मुखातिब हुआ, तू अपना बिस्तर बांध ले लौंडे, तेरी ओक की रिपोर्ट पहुंच गई है। उसकी जबान से अचानक ये गैर मुतवक्के खबर सुनकर मैं लम्हा भर के लिए सुन हो गया। मुझे खामोश पाकर उसने बात आगे बढ़ाई। मैंने देखा था तेरा आज शाम की पंजाब मेल से बम्बई की टिकट है ना? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। वो बोला, तेरा सामान मिल जाएगा तेरे को, सीधा बम्बई निकल जाइयो, अपनी जबान बंद ही रखियो। इस जहीर का कहीं नाम लिया तो साले को सारी जिंदगी के लिए अंदर कर दूंगा, समझ आई कि नहीं? मैंने अपना इश्तियाल छुपाते हुए धीमे लहजे में कहा, जो हुक्म सरकार। उसने मेरे लहजे में तंज तलाश करना चाहा, फिर सर छटक कर जमील शेख की तरफ मुतवज्जे हुआ। तू भी निकल बाबा, खामखा जी का जंजाल बना हुआ है, पर अपने भतीजे का नाम तू भी जबान पर न लाइयो, वरना अच्छा ना होवेगा तेरे साथ। ये फैसला सुनाकर वो चला गया। उसके जाते ही ज़हीर ने पुरजोश अंदाज में मुसाफा करके मुझे मुबारकबाद दी। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में नई जान आ गई है। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन हकीकतन इस हालत में उसे छोड़कर जाने और उस पर आइंदा होने वाले जुल्म सितम का सोचकर मुझ पर इस तरह भी कैफियत तारी हो रही थी, और मेरा इरादा मजीद पुख्ता हो गया था कि चाहे मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े, मैं उसे मौत के पंजों से छुड़ाने की जरूर कोशिश करूंगा। जमील शेख को कुछ ही देर में वहां से चलता किया गया। अलबत्ता मुझे पंजाब मेल की बम्बई रवानगी के वक्त से 1 घंटा पहले तक महबूस रखा गया। इस दौरान मुझे खाना खिला दिया गया था। मुंह हाथ धोकर लिबास बदलने की इजाज़त भी दे दी गई थी। मुझे रुखसत करते हुए ज़हीर ने इंतहाई गर्मजोशी से मुझे सीने से लगा लिया। बोला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा हामी और नासिर हो भाई, अपना ख्याल रखना। उसके लहजे में खुलूस और मोहब्बत की बेपाया हिलावत थी। मैंने उसकी कमर थपकी, कहा, हिम्मत न हारना ज़हीर, खुदावंद करीम तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम एक बहुत बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। मैंने अपना सफरी बैग उठाकर थाने के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने का सोचा, लेकिन मुझे कोठरी से निकालने वाले हवालदार ने मुझे रुकने का इशारा किया और 2 संतरियों को मेरे साथ करते हुए कहा कि शुक्ला जी का हुक्म है कि मुझे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाकर उसकी रवानगी के बाद ही वापस आना। ये सुनकर मुझे मायूसी हुई। मैं ज़हीर को यहाँ छोड़कर किसी कीमत पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं किसी तरह भी शुक्ला की इस हरकत का तोड़ न कर सकता था। मुझे स्टेशन लेकर जाने वाली बज़ाहिर खस्ता हाल जीप चलने में अच्छी खासी निकली। दोनों संतरियों की निगरानी में चंद मिनट के अंदर मैं दिल्ली स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आने में अभी कम से कम पौना घंटा बाकी था। मैंने वक्त गुजारी के लिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार खरीद दिया और अपने पसंदीदा मौजू यानी खेलों की खबरें पढ़ने लगा, जहां बताया गया था कि टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तानी टीम बम्बई में प्रैक्टिस कर रही थी। ताहम नामा निगार के मुताबिक पाकिस्तानी टीम के अरकान खेल से कम और अपने एजाज में फिल्मी सितारों की तरफ से यके बाद दीगरे दी जाने वाली पार्टियों से ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हो रही थी।
अखबार ने एक तस्वीर भी शाया की थी जिसमें कप्तान फजल महमूद एक दावत में रंगीन स्कार्फ गले में लपेटे और जलती सिगरेट सुलगाए मुस्कुराते हुए इंडियन सुपरस्टार एक्टर राज कपूर से खुशगपियों में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अखबार से नजरें उठाकर अपनी चौकीदारी पर मामूर दोनों संतरियों की तरफ देखा। वो खासे बेजार दिखाई दे रहे थे। उन दोनों को मैंने अपनी कोठरी के आसपास नहीं देखा था। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर उनमें से निस्बतन जवां साल संतरी में बुरा सा मुंह बनाया। मैंने दोस्ताना लहजे में उन दोनों को मुखातिब किया, पता नहीं ये रेल कब आएगी, चलो इतनी देर में हम लोग कुछ चाय पानी कर लेते हैं। मेरी दावत पर उन दोनों ने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कहा, परेशान क्यों होते हो यार, मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूं कि भागने की कोशिश करूंगा, हम साथ ही बैठेंगे। बिलाखिर उन्होंने मुत्तफिक का फैसला किया, मंगवा लें जी चाय। मैंने कहा, यहाँ लाने या मंगवाने की जरूरत है, चलो कैंटीन में चलते हैं। कुछ ही देर के बाद हम स्टेशन की आलीशान कैंटीन में सागवान की चमकदार मेज के गिर्द आरामदेह कुर्सियों पर बैठे। मैंने स्पेशल चाय के साथ कुछ हल्की फुल्की खाने की चीज़ों का ऑर्डर भी दे दिया। वो दोनों शायद पहली बार ऐसी महंगी जगह पेट पूजा कर रहे थे, लिहाजा खासे मरूब बल्कि हवन्नक दिखाई दे रहे थे। उनकी घुटनों तक पाइंचों वाली वर्दी और पुराने ज़माने की राइफलें भी इस माहौल में अजनबी दिखाई दे रही थी। मुझे इदराक था कि लोग हमें ताज्जुब भरी नज़रों से देख रहे हैं, ताहम मैंने कतन परवाह न की। चाय और लजीज फवाकिहात से लुत्फानंदोज होते हुए उनकी नज़रों से एहसानमंदी झलक रही थी। मैं बिल अदा करने गया तो खाने की कई चीज़ें मज़ीद बंधवा ली और बज़ोर उनके हवाले कर दी। उसके बाद हम तीनों प्लेटफॉर्म की बैरूनी इंतजार गाह में आकर बैठे तो उनकी जहनी कैफियत ही बदल चुकी थी। अब वो मेरे चौकीदार की बजाय बॉडीगार्ड महसूस हो रहे थे। लिहाजा जब बिलाखिर पंजाब मेल शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उन्होंने निहायत एहतराम से मुझे मेरी नशिस्त पर बिठाया और खुद प्लेटफॉर्म पर खिड़की के सामने जा खड़े हुए। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और अपने चेहरे के सामने अखबार फैलाकर निहायत इन्हिमाक से मुताला करने का नाटक करने लगा। मेरा दिल बेतरतीबी से धुलक रहा था, क्या मेरा ये नफ्सियाती गुर कारगर रहेगा? लगभग 10 मिनट के बाद मैंने अखबार की आड़ से झांका, उसके साथ ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो दोनों मेरी तरफ से मुतमईन होकर रुखसत हो चुके थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रेन की रवानगी में अभी बमुश्किल 5-7 मिनट बाकी थे। मैं ट्रेन से उतरा और तेजी से टिकट घर की तरफ बढ़ा। अपने मतलूबा स्टेशन का टिकट हासिल करने में मजीद कई मिनट लग गए। मैं वापस अपने डिब्बे के पास लपका। इस दौरान में इंजन आखिरी विसल बजा चुका था। मैं रिंगती हुई गाड़ी में सवार हुआ। अपनी नशिस्त संभालते हुए मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। ट्रेन को दिल्ली स्टेशन से रवाना हुए 20 ही मिनट हुए थे कि मैं अपना सफरी बैग उठाए एक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। लगभग 10 मिनट के बाद ट्रेन आहिस्ता हुई और फिर एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। मैं अपने कंपार्टमेंट से उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था, ताहम पूरी ट्रेन से 20-25 अफराद स्टेशन पर उतरे थे। प्लेटफॉर्म के शुरू में नस्ब बड़ी सी तख्ती पर हिंदी और इंग्लिश में फरीदाबाद लिखा हुआ था। मैंने ट्रेन चलने से ज़रा पहले दिल्ली स्टेशन से खरीदा हुआ टिकट गेट पर तैनात रेलवे अहलकार के हवाले किया और बाहर निकल आया। शहर बनने की तरफ गामजन एक सरसब्ज कस्बा मेरी नज़रों के सामने था। सामने कई तांगे वाले मुसाफिरों को आवाज़ें देकर अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं चंडीगढ़ सवारों के हमरा तस्बे के बस अड्डे जाने वाले एक तांगे में सवार हुआ। ढलती शाम में दिल्ली के मुकाबले में वहाँ का मौसम ज़्यादा सर्द महसूस हुआ। मैंने ऊनी ग्लूबंद अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे पहलू वाली नशिस्त पर बराजमान सिख बुजुर्ग तो बाकायदा कंबल में लिपटे हुए थे। तांगा दरख्तों में घिरी सड़क पर आगे बढ़ता हुआ एक बड़ी सी नहर पर वाक़े पुल पर से गुजरा और कुछ ही देर में हमें एक बड़े से बस अड्डे पर उतार दिया। वहाँ की चहल पहल से लग रहा था कि वहाँ से काफ़ी बसें मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना होती होंगी। मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि दिल्ली जाने वाली बस लगभग 1 घंटे के बाद रवाना होगी, जिसका टिकट बस में बैठने के बाद खरीदना होगा। मैंने उस बस की शनाख्त की और फिर अड्डे पर मौजूद मुताद्दिद दुकानों का रुख किया। जल्द ही मैं एक डरबानुमा दुकान में नाई के सामने सर झुकाए बैठा था। मैंने उसे अपने लंबे बाल और फलमें छोटी करने की हिदायत की। उसकी कारकर्दगी मुझे खासी मुनासिब लगी। वहाँ से मैं आम इस्तेमाल की अशिया फरोख्त करने वाली एक दुकान पर पहुँचा और सफरी इस्तेमाल का गोल दस्ते वाला रेजर खरीद कर एक पब्लिक टॉयलेट में जा घुसा। चंद मिनट के बाद मैं बाहर निकला तो मेरी घनी मूछें ब्लेड की नज़र हो चुकी थी। अब मैं खुद को खासा मुतमईन महसूस कर रहा था। मेरी शक्ल इतनी तब्दील ज़रूर हो गई थी कि पहली नज़र में पहचानना मुश्किल था। बाकी का लगभग आधा घंटा मैंने बस में एक अतबी नशिस्त पर कब्जा जमाए गुजार दिया। इस दौरान में बस निस्फ से ज़ायद भर चुकी थी। मुसाफिरों की ज़्यादा तादाद हुलिये और बातचीत से देहाती दिखाई दे रही थी।
खटारा बस ने लगभग 20 मील का फासला तय करने में तकरीबन 1 घंटा लगा दिया। हम दिल्ली में दाखिल हुए तो शाम रात में बदल चुकी थी। मैं एक साइकिल रिक्शे में चांदनी चौक पहुंचा और मसरूफ रेस्टोरेंट में जा बैठा और खाना मंगवा लिया। वहां से निकलकर मैंने पैदल जामे मस्जिद दिल्ली का रुख किया और चाय पीने में 15-20 मिनट लगा दिए। उसके बाद मैंने कुछ ही फासले पर वाक़े गोलचा सिनेमा का रुख किया। ये शायद कुछ ही साल पहले बना होगा, क्योंकि मेरे गुज़श्ता दौरा हिंदुस्तान में ये यहाँ मौजूद नहीं था। मैं ज़हीर शेख के रिक्शे में उसके सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि उस पर दिलीप कुमार और मीना कुमारी की कामयाब पिक्चर कोहिनूर नुमाइश पजीर थी। मैं सिनेमा की गुलाबी इमारत में दाखिल हुआ तो एहसास हुआ कि मेरा सफरी बैग मुझे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना सकता है। चुनाचे मैंने उससे निजात हासिल करने का फैसला किया। खुशकिस्मती से सिनेमा की नई इमारत के टॉयलेट्स के ऊपर मुझे एक ऐसी मचान नुमा जगह नजर आ गई जहां मेरा सफरी बैग किसी को दिखाई न देता। मैंने पासपोर्ट और रकम वगैरह अपनी जेबों में मुंतकिल की और मुनासिब मौका देखकर कपड़ों समेत अपने मुंतखब करदा गोशे में उछाल दिया। टिकट घर पर बहुत ज्यादा रश नहीं था। मैंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और सिनेमा में घुस गया। मुझे पिक्चर देखने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी न थी, जबकि कहानी भी इंतहाई चालू निकली। तहम मरकजी अदाकारों की उम्दा रोमानवी और मज़ाहिया अदाकारी और पसंदीदा गुलकारों मोहम्मद रफ़ी और लता के दिलकश गानों की भरमार ने मेरी दिलचस्पी बरकरार रखी। पिक्चर देखकर मैं बाहर निकला तो रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सिनेमा के सामने कई हथ रिक्शा, साइकिल रिक्शा और तांगे मौजूद थे। मैं उस वक्त किसी भी शख्स से मुखातिब होना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये था कि इतनी रात गए अच्छा खासा फासला तय करते हुए मैं बआसानी गश्त लगाते पुलिस वालों की नज़र में आ सकता था, जबकि वो किसी सवारी पर इतनी तवज्जो न देते। चुनाचे मैंने एक अधेड़ उम्र, छरीले लेकिन मजबूत बदन के हथ रिक्शा वाले की तरफ कदम बढ़ाया। उसमें सवाल पूछा, जी सरकार, कहाँ ले चलूं? लम्हे भर में मुझे उस सवाल के जवाब की पेचीदगी ने परेशान कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर बराह रास्त अपनी मंजिल का पता बताकर उसे गवाह नहीं बनाना चाहता था, तो फिर मैं उसे क्या बताऊं? खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर मेरी यादाश्त मदद को आ गई। मैंने कहा, भाई गांधी मैदान ले चलो। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा था। ये नाम मैंने थाने के करीब ही एक बोर्ड पर हिंदी में लिखा पढ़ा था। रिक्शे वाले ने मजीद कोई बात किए बगैर मुझे रिक्शे में बिठाया और दोनों बम्बू थाम कर हमवार रफ्तार से लगभग सुनसान सड़क पर दौड़ने लगा। हम जामे मस्जिद के सामने से गुजरे और फिर आगे जाने के बाद बाएं मुड़े। एक सड़क पर 2 फरलांग फासला तय करके दाएं तरफ जाने वाले रोड पर आ गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। उसी वक्त रिक्शे वाले ने चढ़ी सांसों के दरमियान कहा, भाई मियाँ, ये उल्टे हाथ गांधी मैदान ही चल रहा है, जहां उतरना हो बता देना। मैंने कहा, बस थोड़ा आगे और चलें। कोतवाली थाने से लगभग 100 गज पहले मैंने रिक्शे वाले को उसकी उजरत देकर रुखसत कर दिया। जिस जगह मैं उतरा था वहां उस वक्त हू का आलम था। लकड़ी के खंभों पर लटके पीले पीले लैंप अजीब सोगवार माहौल पैदा कर रहे थे। मैंने जल्दी से दाएं तरफ गांधी मैदान की हदबंदी पर उगे घने दरख्तों की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंधेरे साए में पहुंचकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरा आधा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन असल आजमाइश तो अभी बाकी थी। कुछ देर इर्द गिर्द का जायजा लेने पर जब मुझे कोई ज़ीरूह दिखाई न दिया तो मैंने लगभग 5 फुट ऊंची दीवार फलांगी और गांधी मैदान में उतर गया। मैं दीवार के साथ साथ दरख्तों के अंदर साए में लगभग टटोलने के अंदाज में थाने की पहलू की दीवार की तरफ बढ़ा। ये 100 गज के करीब फासला तय करने में मुझे 20-25 मिनट लग गए। थाने की बगली दीवार लगभग 7 फुट बुलंद थी, ताहम उस पर खारदार तार या कांच वगैरह नहीं लगाए गए थे। उस दीवार के साथ भी घने दरख्त कतार से उगे हुए थे। मैंने दीवार फलांगने से पहले अंदर का जायजा लेना मुनासिब समझा। मैंने अंदाजे से नीम के एक दरमियानी ऊंचे दरख्त का इंतखाब किया और लश्टम पश्टम इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया कि अंदर झांक सकता था। थाने के अंदर बरकी कुनकुमे रोशन थे और तमाम मंजर वाज़े नजर आ रहा था। मुझे वहां से थाने की इमारत के पहलू का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अलबत्ता मुझे वहां कोई पुलिस अहलकार दिखाई न दिया। मैं एहतियात से दरख्त से उतरा और दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा और अपने अंदाजे के मुताबिक एक और दरख्त पर थोड़ा बुलंदी पर चढ़कर अंदर झांका। मेरा दिल हैजान से तेज तेज धड़कने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक सामने नजर आने वाला गलियारा वही था जिसमें हमें कैद किया गया था। उस वक्त वहां मुकम्मल सन्नाटा तारी था। दरख्त के सहारे मैं बआसानी दीवार के ऊपर पहुंच गया। गहरी नज़रों से जायजा लेकर ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि थाने के अहाते के उस हिस्से में कोई पुलिस अहलकार तैनात नहीं है,